नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। संसद में इस समय बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है। अदानी का जो मुद्दा है उस पर बीजेपी जवाब देना नहीं चाहती और विपक्ष जो है वो सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहा और न केवल सवाल उठा रहा है बल्कि सारे तथ्यों के साथ वो बार बार बीजेपी के सामने उनको तथ्यों को रख रहा है और सवाल कर रहा है कि आखिर मोदी क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, वो क्यों जवाब देने से बच रहे हैं, आखिर वो क्या कुछ छिपाना चाह रहे हैं और अदानी के साथ मोदी का ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है। विपक्ष जब ऐसे सवाल करता है तो जाहिर है बीजेपी को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि सत्ता में उसे बने रहने का एक सबसे बड़ा मकसद फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि वो किसी भी तरह उद्योगपति गौतम अदानी की मदद करे और उनकी जितनी संपत्ति है उसमें और कई गुना का इजाफा हो जाए। ये पूरी कोशिश इस समय मोदी सरकार की नजर आ रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर अदानी पर जो आरोप लगे हैं मोदी सरकार उन पर जवाब देने से क्यों बच रही है, और न केवल जवाब देने से बच रही है बल्कि इसमें वो लोकतंत्र को भी दांव पर लगा रही है। और आज मोदी सरकार के इस रवैये पर जिस तरीके से राज्यसभा के जो सभापति है वो उसका साथ देते नजर आ रहे हैं, इस पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष वो बहुत बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बेहद गंभीर आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे का। जाहिर है तुरंत ही धनखड़ साहब ने इसको कार्रवाई से हटाने के आदेश दे दिए और इसके साथ ही विपक्ष को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। उन पर ये आरोप लगाया धनखड़ साहब ने कि आप जो है संसद को चलने नहीं दे रहे, बाधित कर रहे हैं। बार बार ये बातें उठ रही हैं। उधर ओम बिरला का भी रुख कुछ ऐसा ही है, जहां भी विपक्ष बात करना चाहता है किसी न किसी तरीके से संसद के जो सत्र है उसको स्थगित कर दिया जाता है, कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है और फिर सारा इल्जाम डाल दिया जाता है विपक्ष पर। लेकिन अब विपक्ष जो है वो पहले की तरह कमजोर नहीं है, उसके तेवर और तल्ख हो गए हैं। वो अपने साथ बाकायदा सबूतों के साथ जो है वो बात कर रहा है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे काम भी कर रहा है जिससे आम जनता को सीधे सीधे समझ में आ जाए कि सत्ता पर जो बैठे लोग हैं वो किस तरह का खेल खेल रहे हैं, किस तरह से देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं, किस तरह से लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पर इस समय संसद में जमकर बवाल हो रहा है। शीतकालीन सत्र चल रहा है, तीसरा हफ्ता है, 20 तारीख तक सत्र चलना है। अभी कुछ दिन पहले ही ये चर्चा हुई थी दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की संसद के सत्र को चलने देना चाहिए और सरकार ने बड़ा वो दिखाया था, बड़ा दिल दिखाया था कि हम सहयोग करेंगे। लेकिन अभी मोदी सरकार का जो रवैया है वो ऐसा नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री तो खैर संसद में आते ही नहीं है, लेकिन जो लोग संसद में आ रहे हैं वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, बिना तथ्यों के बिना बात के आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि जब विपक्ष बात करता है अदानी की तो फिर सरकार में बैठे लोग फौरन ही कहीं जॉर्ज सोरोस का नाम ले आते हैं, कहीं उनको विदेशी षड्यंत्र दिखने लगता है और ऐसा करके भी वो लोग खुद बीजेपी को ही फंसा देते हैं। क्योंकि बीजेपी 10 सालों से सत्ता में है, 11वां साल सत्ता का चल रहा है, उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की जो वो देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ कुछ काम ही नहीं कर पा रही, उन पर कोई रोक ही नहीं लगा पा रही। तो ये सारे सवाल जो हैं बीजेपी को इस समय परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र की हत्या कर रही है मोदी सरकार, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही गंभीर आरोप संसद में लगाया। उसे कार्रवाई से इस बात को हटा दिया गया, लेकिन जो चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण दर्ज हो चुकी है, अब लोगों तक ये बात पहुंच गई है, उसको बीजेपी कैसे हटाएगी ये उसको सोचना होगा। आज संसद में एक तरफ भीतर राज्यसभा में जहां ये हंगामा चल रहा था, बाहर राहुल गांधी एक अलग ही अंदाज में नजर आए। आज वो खुद पत्रकार बन गए और उन्होंने मोदी और अदानी का इंटरव्यू लिया। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस समय यही दिख रहा है कि राहुल गांधी जो है मोदी और अदानी से पूछ रहे हैं आपका रिश्ता क्या है, आप लोग कितने सालों से काम साथ में कर रहे हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। ये सारे सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं। दिख रहा है कि ये कुछ हंसी मजाक जैसी चीज है, लेकिन असल में देखा जाए तो इसके जरिए एक बेहद गंभीर संदेश राहुल गांधी लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की तकलीफें हर तरफ से बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जो संसद में जमकर जो आज बवाल हुआ है, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे में ठन गई है, क्या होगा उसके बाद, क्योंकि अभी कहां तक मोदी बचेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बार बार संसद में आने से वो बच रहे हैं। आज वो राजस्थान में है, वहां पर उद्घाटन कर रहे हैं, उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा हुआ है,
कल वो कहीं और दिखेंगे। तो जहां जहां उनको अपनी वाहवाही करने या करवाने का मौका मिलता है, मोदी वहां पहुंच रहे हैं। जहां जवाब देना होता है वहां आने से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, दिखना चाहिए उनको संसद में, लेकिन वो संसद के अलावा बाकी सब जगह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संसद का जो नजारा दिख रहा है उस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, संसद सत्र रोजाना चल रहा और रोज ये ऐसा लगता है कि आज शायद कोई काम की बात होगी, आज किसी गंभीर मसले पर ये लोग सब बैठेंगे और चर्चा करेंगे। देश में मुद्दों की कमी नहीं है, मतलब चुनाव में धांधलियों से लेकर किसानों का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा, मजदूरों के हक, पर्यावरण, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। मणिपुर की बात, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो कुछ हो रहा है, देश दुनिया में जो दुनिया भर में जिस तरीके से इस समय चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर इस समय जो बहुमत से आए लोग हैं, जो सत्ता संभाले हुए हैं, उनको कायदे से संसद में होना चाहिए था ताकि गंभीर चर्चाएं होती। अभी तो मैंने जो मुद्दे गिनाए बहुत ही जिनके बारे में रोजाना चर्चा होती है, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कहीं बच्चों की पढ़ाई की बात है, कहीं कुपोषण की बात है। ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे, जिन पर अगर ये सारे लोग बैठे, चर्चा हो, संसद में कोई ढंग की बातचीत हो, सही तरीके से विधेयक पारित हो, कानून बने, तो देश का भला हो। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देश का पूरा नुकसान हो रहा है। जिन लोगों पर जिम्मेदारी है संसद को चलवाने की, वो लोग संसद आने से बच रहे हैं और फिर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि ये देशद्रोही हैं। संबित पात्रा ने साफ साफ राहुल गांधी को देशद्रोही कहा, निशिकांत दुबे ने जिस तरह जॉर्ज सोरोस का मामला उठाया, आज भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस मुद्दे को उठाया कि जॉर्ज सोरोस एक उस संगठन से जुड़े हैं जो कश्मीर के आजादी की बात कर रहा है, और उस संगठन से सोनिया गांधी का भी संबंध बता दिया। आपने आरोप लगाए, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है अमलेंदु जी कि आरोप लगाने के साथ साथ आप और कुछ क्या कर सकते हैं? आपके पास पूरा तंत्र है, आपके पास सारी संस्थाएं हैं, आपके पास जांच करवाने का पूरा हक है, और आपके पास ये हक भी है कि आप ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएं। हमने देखा था जब गांधी जी की हत्या का इल्जाम लगा संघ पर, तो वल्लभ भाई पटेल ने तभी संघ को प्रतिबंधित कर दिया था। तो जब उस समय ये हिम्मत दिखाई जा सकती थी, अगर आज ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था देश हित के खिलाफ काम कर रही है, तो मोदी सरकार आरोप लगाने से आगे बढ़कर कुछ करती हुई दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या कहेंगे हम लेंदु? देखिए सविता जी, एक तो जिस तरीके से ये चर्चाएं चल रही है और सरकार जिस तरीके से व्यवधान डाल रही है दोनों सदन के चलने में, और आज जिस तरीके से धनखड़ साहब का जो कहने बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा कहा जाए आपत्तिजनक था, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बीच में हस्तक्षेप करके कहना पड़ा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, यानी सीधा सीधा आरोप जो था वो धनखड़ साहब के ऊपर लगा। इसमें एक तो जो दो तीन बातें हैं समिता जी कि जो राहुल गांधी पर आरोप लगाए, उन आरोपों पर अमेरिका की तरफ से वक्तव्य आ चुका कि ये बीजेपी के आरोप गलत हैं, ये अमेरिका की तरफ से आ चुका। अडानी पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर अमेरिका से अडानी के खिलाफ वारंट इशू है। तो सरकार किसको बचा रही है और किसके साथ खड़ी है तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि आप जिसके आरोप लगा रहे हैं उस पर अमेरिका कह रहा है कि हमारे यहाँ इस तरीके का कोई डीप स्टेट नहीं है और आपकी आरोप बेबुनियाद हैं, और अगर आपके आरोप सच है तो अमेरिका को जवाब दे, सरकार के स्तर पर बातचीत हो। फिर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और अमेरिका अगर हमारे अंदरूनी मामलात में हस्तक्षेप कर रहा है, और जगदीप धनखड़ साहब खुद जो है वो उपराष्ट्रपति हैं, वो सभापति की कुर्सी पर बैठकर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, सरकार की तरफ से आरोप आए वो ठीक समझा जा सकता है। लेकिन अगर जगदीप धनखड़ भी इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ जो हैं इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। और पिछले सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग आना था, वो पिछले सत्र में जैसी मालूम पड़ा कि महाभियोग आएगा, राज्यसभा जो थी वो स्थगित कर दी गई अनिश्चित काल के लिए ताकि वो महाभियोग नहीं आने पाए, तो बचा दिया उस समय धनखड़ साहब ने अपने को। तो जिस तरीके का धनखड़ साहब व्यवहार कर रहे हैं, ये इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जा रहा है जगदीप धनखड़ का व्यवहार, और इसीलिए सीधे सीधे आरोप जो है जगदीप धनखड़ पर लग रहे हैं कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वो जो कहावत है कि बाढ़ जो है वही खेत को खा रही है, तो ये बाढ़ जो है खेत को खा रही है, वो यही समझा जा सकता है। यानी जो सदन में संविधान का कस्टोडियन है और संविधान में जो उसका सदन का जो कस्टोडियन है
वो अगर इस तरीके की बातें करेगा और सरकार की तरीके से अगर बातचीत करेगा और एक पक्ष बन जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा में, और कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सांसद रहे हैं और विधायक भी रहे, उनका साफ तौर पे कहना है कि 1977 से वो सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इतना पक्षपाती उन्होंने सभापति जो है अपने जीवन में नहीं देखा। ये उनका साफ तौर पर कहना है और उनके जीवन में ही नहीं समझता जी, 70 सालों का जो इतिहास है हम लोगों ने भी कभी इतना पक्षपाती चेयरमैन नहीं देखा। और पक्षपाती क्या, एक तरीके से कहा जाए कि सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ जो है ऐसा चेयरमैन अब तक नहीं आया और काले अक्षरों में जो है जगदीप धनखड़ का नाम लिखा जाएगा, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है समिता जी। जी बिल्कुल, राजनीति शास्त्र में जो पढ़ाया जाता है, भारत के संविधान, संसद की व्यवस्था, उस सब में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जो आसंदी पर बैठा व्यक्ति होता है वो दलगत राजनीति से ऊपर होता है, ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो हम बिल्कुल देख रहे हैं कि अगर हम चाहे ओम बिरला को देखें, चाहे जगदीप धनखड़ को देखें, तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो लोग बीजेपी को छोड़ पाए हैं या बीजेपी के उसके पार्टी लाइन से हटकर वो अभी तक कोई फैसला लेने की स्थिति में है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल वो लोग बीजेपी के ही व्यक्ति बनकर, सांसद और बनकर वहां पर बैठे हैं और एक तरीके से पूरा जो है अंधेर नगरी चौपट राजा वाला राज जो है यहाँ पर चल रहा है। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहना पड़ा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। 8 बार मेरा ख्याल है मल्लिकार्जुन खड़गे सांसद रह चुके हैं, लेकिन किस तरीके से जगदीप धनखड़ ने आज उनसे बात की, हमारे दर्शक खुद देख लें उसका नमूना। किस तरीके से धनखड़ जी जो है, उनकी भी जो चेयर है सम्मान के पात्र है, जो और वो खुद नेता प्रतिपक्ष से किस तरह से बात कर रहे हैं, देख लेना चाहिए और उससे समझना चाहिए कि वाकई लोकतंत्र को और किस दिशा में ले जा रही है ये मोदी सरकार। देखते हैं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए साहब, मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय, नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया, मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया है तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी, कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, और बड़े अफसोस की बात है। मोदी जी को इस पर सोचना चाहिए और अगर उनका जमीर जागा हुआ है तो उस पर शर्मिंदा भी होना चाहिए कि उनके शासनकाल में किस तरह बार बार ये बात जो है
ऐसे सदनों से आ रही है जहां पर लोकतंत्र की रक्षा का जिम्मा जहां पर है। जैसे पिछले साल अदालत से सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आज राज्यसभा में ये बात कही गई, और उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारी अपने गिरेबान में झांकने की जगह मोदी सरकार जो है वो सोनिया गांधी पर अब आरोप लगा रही है। और सोनिया गांधी पर आरोप लगाना, अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप फौरन उन पर कार्रवाई करिए, आप फौरन राहुल गांधी पर कार्रवाई करिए। जब लगा कि नेशनल हेराल्ड मामले में आप लोगों ने उन पर ईडी पर कार्रवाई की और ईडी ने कई कई घंटे पूछताछ की थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, और उसमें उनको कुछ नहीं मिला था, तो अभी भी आगे इस तरह की जांच करवाने में इनको क्या ऐतराज है, ये समझ में नहीं आ रहा है, या वो क्यों हिचक रही है मोदी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जिस आरोप की हम बात कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस अमेरिकन बिलियनियर हैं, अरबपति हैं, उद्योगपति हैं, और उनका एक फाउंडेशन है। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि उनकी फंडिंग से चलने वाला एक जो संगठन है उसमें सोनिया गांधी जुड़ी हुई है, और ये जो संगठन है वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कश्मीर के विचार का समर्थन करता है, ये आरोप है। और इसको लेकर भाजपा ने आज ट्विटर पर भी एक पोस्ट लिखी और ये लिखा कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक FDLAP, और इसकी जो सह अध्यक्ष है सोनिया गांधी, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कश्मीर के विचार का समर्थन करने वाले संगठन के बीच ये गठजोड़ भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी संगठनों के प्रभाव और ऐसे संबंधों के राजनीतिक प्रभाव को बताता है। और इसके साथ साथ OCCRP का भी, उस पर जो एक मीडिया संगठन है उस पर भी संबित पात्रा ने आरोप लगाए थे, और ये कहा था कि राहुल गांधी जब अडानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो OCCRP ने उसका सीधा प्रसारण किया था। अब बीजेपी को इस बात से भी तकलीफ होने लगी है कि ठीक है, देश के मीडिया को तो बीजेपी ने खरीद लिया है, विदेशी मीडिया जो अभी तक बीजेपी के प्रभाव से मुक्त है, वो अगर इस तरह की रिपोर्टिंग करता है तो बीजेपी उसमें अंतरराष्ट्रीय साजिश फौरन देख लेती है। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात बोल रहे थे कि सदन के भीतर आप जो बोले हम उस बात को माने, ऐसा नहीं हो सकता, और यही बात बाहर भी लागू होती है कि विपक्ष का फिर अर्थ ही क्या रह जाएगा। अगर वो बीजेपी की हाँ में हाई मिलाएगा तो फिर वो कांग्रेस बीजेपी में शामिल ही क्यों ना हो जाए। अगर वो अलग है, अगर वो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चल रही है, तो बीजेपी को इसमें सीधे सीधे देशद्रोह नजर आता है। और OCCRP का जिक्र किया, इससे पहले मीडिया पार्ट जो फ्रेंच जो पोर्टल है उस पर भी बीजेपी ने कहा था, तो आज मीडिया पार्ट की तरफ से भी एक उनका बयान आ गया और उन्होंने ये कहा है कि मीडिया पार्ट फर्मली कंडेम्स द इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ इट्स रिसेंटली पब्लिश्ड इन्वेस्टिगेशन आर्टिकल अबाउट OCCRP बाय द बीजेपी ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और वो ये साफ साफ बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लागू करने के लिए और प्रेस फ्रीडम पर अटैक करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। इन आरोपों में कोई दम नहीं है और मीडिया पार्ट जो है इन आरोपों का खंडन करता है, क्योंकि बीजेपी की बात में मीडिया पार्ट का भी जिक्र आया था। और इसी तरह अमेरिकी दूतावास ने भी साफ साफ बोल दिया, उसने तो ये कह दिया कि डिसअपॉइंटिंग दैट द रूलिंग पार्टी इन इंडिया वुड मेक दीज काइंड्स ऑफ एक्यूजेशंस। मतलब अमेरिका की तरफ से नकाबो हो गया, फ्रांस की तरफ से हो गया। अमरेंद्र जी, सवाल ये है कि ये जो सारा ये मोदी क्या अदानी को बचाने के चक्कर में पूरे देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं? क्योंकि आप कांग्रेस पर आरोप लगा सकते हैं और कांग्रेस उसका जवाब अपने तरीके से यहाँ देगी चुनाव में लड़कर, लेकिन अगर आप अमेरिका और फ्रांस पर इस तरह के आरोप लगाएंगे, वहां के मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित करने की अगर आप कोशिश करते हैं, तो क्या इसका बुरा असर देश पर आगे पड़ेगा? क्या मोदी सरकार असल में देश को पूरा दांव पर लगा रहे हैं? लगा नहीं रही है, देश को दांव पर लगा चुकी है शर्मिष्ठा जी मोदी सरकार। और जिस तरीके से भारत की बदनामी अब पूरी दुनिया में हो रही है मोदी जी और उनके मित्रों के कारनामों की वजह से, ये बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय विषय है कि अगर फ्रांस का एक मीडिया संगठन जो है वो सीधे सीधे कहे कि बीजेपी अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए जो है वो प्रेस फ्रीडम पर हमला कर रही, तो आप समझ लीजिए कि अब ये प्रेस के जो अंकुश की बात भारत में चलती है, अब ये पूरी दुनिया में पहुंची, यानी अब पूरी दुनिया में आप प्रेस पर अंकुश लगाना चाहते हैं। किस तरीके से भारत की बदनामी हो रही है और दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है उसकी बदनामी मोदी जी करवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, अब ये सामने आने लगा है। मुझे लगता है कि इस विषय पर भी इंडिया गठबंधन को मोदी सरकार से सवाल पूछने
चाहिए। सिर्फ अडानी का मसला नहीं है, बल्कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस तरीके से मीडिया पर अंकुश लगाए जा रहे हैं, और विदेशी मीडिया भी अगर ये कह रहा है कि अगर आप अंकुश लगा रहे हैं तो ये मसला भी उठाना चाहिए कि मोदी जी अपने मित्र को बचाने के लिए किस तरीके से देश के ऊपर जो है वो प्रहार कर रहे हैं और देश की छवि जो है वो खराब कर रहे हैं। ये बात आनी चाहिए। बीजेपी अगर कह रही है कि ये देशद्रोही है, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर कहा जाए, तो इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है कि आप अपने एक मित्र को बचाने के लिए पूरे देश की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगा दें। सबसे बड़ा देशद्रोह तो यही है। अगर अमेरिकी दूतावास जो है ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी अपने शुद्ध राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस तरह की बातें कर रही है, और फ्रांस का अगर मीडिया ये कहे कि बीजेपी जो है अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए मीडिया पर अंकुश लगाना चाहती है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। तो इस पर भी मुझे लगता है कि विपक्ष का ध्यान जाना चाहिए कि किस तरीके से देश की छवि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है, और इस पर बीजेपी से सवाल पूछे जाने चाहिए, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, दोनों जगह ये सवाल बीजेपी से पूछे जाने चाहिए। ये गंभीर विषय है। मतलब इसको सिर्फ ये क्या कि बीजेपी अपना अडानी के बचाव में और राहुल गांधी पे हमला कर रही है, सिर्फ इतना विषय नहीं है। अब ये चूंकि दुनिया की मतलब भारत की बाउंड्री पार करके 7 समंदर पार ये विषय जा चुका है, तो ये निश्चित तौर पर भारत की छवि खराब की जा रही है। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी भारत की छवि के साथ खिलवाड़ कर रही है, भारत की छवि का नुकसान कर रही है। इससे बड़ा देशद्रोह कोई दूसरा नहीं हो सकता है सुमित्रा जी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने ये आरोप लगाया ओसीसीआरपी पर लेकर ये कि वो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलता है, और बीजेपी मतलब अदानी का जो मुद्दा था और उस पर राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसका सीधा प्रसारण ओसीसीआरपी ने किया, तो यानी बीजेपी के तो उसकी हद ही नहीं नजर आ रही कि वो कहां कहां जाकर अंकुश लगाना चाहती है। देश में हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए, मतलब जो लोग नफरत वाले कामों को अंजाम देते हैं, जो सीधे सीधे 80 और 20 वाली बात करते हैं, कपड़ों से पहचानने वाली बात करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और जो इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाए, ऐसे पत्रकार जो ये बात उठा रहे हैं कि देखो ये नफरती बयान दे रहे हैं, उन पर ये तुरंत कार्रवाई करते हैं कि देखो ये जो है देश को खतरे में डाल रहा है। तो बीजेपी की जो समझ है वो इस समय बहुत ही अजीब किस्म की है, जिसमें उसका जो देश प्रेम है या उसका जो राष्ट्रवाद है वो किस किस्म का है ये अभी देखना है, क्योंकि बहुत ही इसमें गंभीर स्थितियां देश के भीतर पैदा हो रही हैं। गनीमत यह है कि विपक्ष जो है इन सारी बातों को समझ रहा है और चुप नहीं बैठा है, लगातार आवाज उठा रहा है। राहुल गांधी संसद के भीतर तो वो A1 A2 का उन्होंने वो कर ही दिया है। आज उन्होंने बाहर जिस तरीके से अदानी और मोदी का एक वो जो इंटरव्यू लिया, वो देखने लायक है कि राहुल गांधी अब राजनीति में किस तरीके से नए नए वो प्रयोग कर रहे हैं ताकि जनता को उनकी बात समझ में आए। क्या कुछ किया है आज राहुल गांधी ने संसद के बाहर, उसको देख लेते हैं। क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कुछ भी कोर्ट चाहिए या कुछ चाहिए। क्या कर रहे हो भाई? मोबाइल नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई, मोबाइल प्लीज नीचे, मोबाइल नीचे, मोबाइल थोड़ा नीचे करके आज भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। देखते हैं आप आपका रिश्ता, आपके रिश्ते हाँ माइक कौन है भैया? हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा, पूरा कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? माइक लगा, माइक थोड़ा नीचे कर लो यार, लगा तो दिया माइक यार, फ्यूचर आपका माइक नीचे कर लो थोड़ा ना। हमारा पूरा हम क्या करें? अच्छा पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है, अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में, अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल, थोड़ा टेंशन में अभी ये मतलब पता नहीं चल पाया कि जो मुखौटों के पीछे कौन लोग हैं। हम अभी वो जानकारी भी सामने आ जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने भी ये पूरे संवाद, ऐसा लग रहा है कि तुरंत ही, जैसा नुक्कड़ नाटक होते थे कि तुरंत ही आप किसी को जागरूक करेंगे, आज राहुल गांधी ने कुछ इस किस्म का प्रयोग किया है। वो पूछ रहे हैं कि आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने देते, तो वो बोल रहे हैं वो तो अमित भाई से बताएंगे, मतलब वो बताएंगे, अभी वो आएंगे उनसे पूछना पड़ेगा। और ये जो है मतलब मोदी की तरफ उन्होंने कहा, जो मुखौटा पहना हुआ था, कि ये इतना कम क्यों बोलते हैं। ये राहुल गांधी का एक गजब का तंज है कि आजकल ये बहुत चुप रहते हैं, कम बोलते हैं। अब मोदी सुनेंगे, देखेंगे, हो सकता है वो इस बात को फिर नए तरीके से, इसमें भी उनका कुछ रोना निकल जाए कि मेरा मजाक उड़ाया,
बहुत दिनों से मोदी रोए नहीं है वैसे पब्लिकली, लेकिन हो सकता है आज की इस वीडियो को देखकर फिर उनके आंसू छलके कि मैं चाय वाला, मैं प्रधानमंत्री बन गया तीसरी बार और उसके बाद मेरा इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। तो खैर बीजेपी इसका किस तरह से जवाब देगी ये देखना होगा। लेकिन अमृतु जी, ये जो आज राहुल गांधी ने किया, संसद में भीतर ओम बिरला और जगदीप धनखड़ आप लोग नहीं चलने देते, और पिछले साल भी हमने देखा था कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद, उन्होंने जब जगदीप धनखड़ की थोड़ी सी मिमिक्री की थी तो कैसे बात पूरी जो है आत्मसम्मान और ओबीसी के सम्मान और पता नहीं कहां कहां पर पहुंच गई थी। आज ये जो कुछ किया है संसद के बाहर, इसको देखकर क्या लगता है बीजेपी कब तक अपने आप को बचा पाएगी? एक तो संमित्रा जी, अभी बीजेपी नहीं रोएगी कि ओबीसी का अपमान किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी का इस तरीके से मुखौटा ओढ़ा जा रहा है, इसलिए नहीं कहेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की बात करेगी तो साथ में अडानी खड़े दिखाई देंगे और बीजेपी अडानी नाम सुन ही नहीं सकती है, तो इसलिए कोई हमला नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए कि बीजेपी ये गलती नहीं करेगी जो पहले धनखड़ साहब के मामले को लेकर जो है किया गया था। तो अडानी के मसले पर मोदी जी को बचाने के लिए इस तरह की बातें नहीं करेंगी। वो यही कहेंगे साहब जो सो जाने क्या क्या जो सब आरोप लगाने हैं उसी तरीके के आरोप सब लगाते रहेंगे। लेकिन जो आज राहुल गांधी ने किया संमित्रा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नुक्कड़ नाटकों का दौर होता था और सफदर हाशमी उसमें एक बड़ा नाम थे और उनकी हत्या भी हुई उसी नुक्कड़ नाटक के दौरान, तो वो राजनीतिक तौर पे सचेत करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का प्रचलन शुरू हुआ। तो एक कहा जाए नया प्रयोग उस समय था वो देश की नाट्य विधा में और राजनीति में कि किस तरीके से नाटकों को जोड़ा जाए राजनीति से और जनता को जागरूक किया जाए। अभी भी होते हैं लेकिन अब वो सब तमाम NGOs जो सब करते हैं तो उस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, वो बहुत कम अब हो गए नुक्कड़ नाटक, लेकिन एक समय में उनका बड़ा जोर शोर था नुक्कड़ नाटकों का। राहुल गांधी ने आज जो ये इंटरव्यू लिया, ये एक तरीके से कहा जाए वो मीडिया पर भी प्रहार है और बीजेपी पर तो प्रहार है ही, नरेंद्र मोदी और अडानी पर तो प्रहार है ही। मीडिया पर प्रहार ये है कि जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है और देश के सारे संसाधन अडानी को बेचे जा रहे हैं और मीडिया इस पर खामोश है, मीडिया की तरफ से कोई सवाल नहीं उठ रहे हैं। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने एक तरीके से कटाक्ष किया मीडिया पर भी कि अब आपकी भूमिका जो है वो भी लोकतंत्र में विपक्ष को निभानी पड़ेगी, चूंकि मीडिया अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। एक तरीके से ये भी एक प्रहार जो है वो देखा जा सकता है किस तरीके से राहुल गांधी ने किया। तो ये देश की राजनीति में देखा जा सकता है कि पहले तो नुक्कड़ नाटक होते थे, अब नुक्कड़ नाटकों में अगर भूमिका राहुल गांधी को खुद निभानी पड़ रही है और सांसदों को भी जो निभानी पड़ रही है मोदी और अडानी की भूमिका, तो ये समझा जा सकता है कि देश के ऊपर वाकई खतरे किस तरीके से बढ़ गए हैं कि अब नुक्कड़ नाटकों की चीज़ें जो है निकलकर संसद के अंदर पहुंच रही हैं और सांसदों को खुद जो है वो नुक्कड़ नाटक करने पड़ रहे हैं, एक तरीके से ये कहा जाए। अब ये नुक्कड़ नाटक जो है संमित्रा जी, चूँकि नुक्कड़ नाटकों से सत्ता बहुत घबराती है और किसी भी सांस्कृतिक विधा से सरकार घबराती है, खासतौर से जो तानाशाही होते हैं सरकारें होती हैं वो ज़्यादा घबराया करती हैं। तो अब ये नुक्कड़ नाटक जो है ये एक तरीके से कहा जाए इस सरकार के जो बेस है उस पर चोट करने के लिए ये रास्ता अपनाया गया है। तो ये सरकार को निश्चित तौर पर विचलित करने वाला है और ये विचलन जो है वो सदन के अंदर हमको दिखाई पड़ा सभापति के जरिए भी कि सभापति जो है वो किस तरीके से विचलित दिखाई दिए और फिर जो थे खड़गे जी ने उन पर किस तरीके से प्रहार किया और ये भी कहा कि भाई आप जो है वो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। ये शब्द मतलब सत्ता पक्ष और सभापति के लिए कहा गया और फिर सभापति ने तुरंत वो कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जो उनका रटा रटाया वाक्य है, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो रिकॉर्ड, वो उनको कहना पड़ा और फिर सदन की कार्रवाई जो थी वो स्थगित हुई 2 बजे तक के लिए। ये हमने देखा सदन के अंदर। बाहर निकलकर जिस तरीके से प्रमोद तिवारी और दिग्विजय सिंह ने दोनों ने जिस तरीके से बातें की, उससे अब ये साफ तौर पे आ रहा है समझ में कि अब चिंताएं बढ़ती जा रही हैं विपक्ष की भी कि डेमोक्रेसी की किस तरीके से हत्या की जा रही है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव का परिणाम था उससे भी मोदी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है और वो तानाशाही के रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही है, ये एक तरीके से कहा गया। और इसमें भूमिका किस तरीके से सदनों के सभापति हैं उनकी हो रही है, इस पर अब सवाल उठने लगे समझता है जी। अभी तक तो मीडिया पर जो सवाल उठ रहे थे, जांच एजेंसियों पर, चुनाव आयोग पर, इन सब पर सवाल उठ रहे थे और इस पर खुलकर चर्चा भी हो रही थी। लेकिन दुख की बात है कि ये जो सवालों की लिस्ट और नामों की लिस्ट जो है वो बढ़ते जा रही है। अब इसमें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति इनका भी नाम जुड़ता जा रहा है। और आज दिग्विजय सिंह ने एक बेहद गंभीर बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि मैंने इतने सालों के, बहुत सालों से वो सत्ता में है और सत्ता यानी वो राजनीति में है, बहुत सालों से सत्ता को करीब से देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो कुछ आज कहा वो दिख रहा है कि ये कितने दुखी हैं ये लोग। क्या कुछ कहते हैं दिग्विजय सिंह, सुन लेते हैं। मैं सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी
विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और साथ में जिस प्रकार से ये सरकार मोदी जी और मोदी जी की पूरे सरकार किस प्रकार से गौतम अडानी जी को बचाने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये सब सर्वविदित है। आखिर क्या दिक्कत है? जब गौतम अडानी जी के वकीलों ने कुछ पैरवी कर दी, वही पैरवी मंत्री जी कर देते, आके वही पैरवी प्रधानमंत्री जी कर देते तो मामला खत्म हो जाता है। दिग्विजय सिंह उन्होंने यहाँ जो कहा, अमलेंदु जी, अभी जब बाबा आढाव ने ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया था, उन्होंने कहा मैं 52 से वोट देता आ रहा हूँ और सब चुनाव देखा है, लेकिन मैंने ऐसी धांधली नहीं देखी। इससे पहले मुझे याद पड़ता है राहुल गांधी से शायद नागपुर में एक स्वतंत्रता सेनानी, वो लेडी है, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो मिली थी, तो उन्होंने भी इसी बात पर खुशी जताई थी कि राहुल गांधी अब इस तरह से देश को बचाने निकले, क्योंकि देश का जो हाल अभी हुआ है वैसा उन्होंने कभी नहीं देखा। दिग्विजय सिंह की बात हम यहाँ पर सुन रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि 77 से पॉलिटिक्स में हो, लेकिन कभी इस तरह की चीजें नहीं देखी। यानी जो लोग भी ये अभी बार बार ये कह रहे हैं नया इंडिया, नया भारत और 2014 के बाद आजादी, ये वाकई क्या इंडिया को या भारत को इन्होंने इतना बदल दिया है? और ये क्या जो दावा कर रहे हैं कि हम 50 साल राज करेंगे, तो क्या जो हिंदुस्तान जिसके जो पहचान थी, जिसको हम लोग जानते थे, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो सभी मतलब जो वो कि मिट गए मिस्र, रोमा और वो शेर पूरा याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी वाली जो बात थी, वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से हिंदुस्तान की हस्ती को मिटाने पर तुली हुई है। बिल्कुल समित्रा जी, और एक तरह से देखा जाए कि इस देश के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं यही इस मानसिकता के लोग हैं जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं। ये भारत की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, ये यहाँ की सांप्रदायिक सद्भाव की विरासत के दुश्मन हैं, ये यहाँ के इतिहास के दुश्मन हैं, और ये यहाँ की अर्थव्यवस्था के भी दुश्मन हैं। ये इनसे बड़े दुश्मन इस देश के और कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से ये बर्ताव कर रहे हैं इस समय ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये बर्ताव जो है वो देश के खिलाफ है। अगर आप सदन के अंदर देश की चर्चा नहीं होगी, देश के साथ क्या क्या गड़बड़ियाँ की जा रही हैं, अगर इसकी चर्चा नहीं होगी, किस तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है, अगर इसकी चर्चा नहीं होगी, और किस तरीके से मीडिया पर अंकुश लगाया जा रहा है, अगर सदन में इसकी चर्चा नहीं होगी, तो चर्चा किस बात पे होगी? और यही सवाल जो है वो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इतना पक्षपाती जो है वो चेयरमैन नहीं देखा। और बाबा आढाव का जो आपने जिक्र किया, उनका भी कहना यही था कि वो सन 52 से जो है लगातार चुनावी प्रक्रिया से किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहे हैं, और अपने जीवन में उन्होंने इस तरीके का भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। और यहाँ तक उनका कहना था कि विदेश में आरोप लग रहे हैं अडानी पर, और नरेंद्र मोदी विदेश की धरती से भी अडानी का बचाव कर रहे हैं। तो यानी इस तरीके से नंगा नाच, जिसको इस्तेमाल शब्द किया जाए, कि सत्ता के साथ पूंजीपतियों के गलवहियों का नंगा नाच जिस तरीके से ये सरकार कर रही है, 70 सालों के लोकतांत्रिक इतिहास में भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर जो एक तरीके से कहा जाए वो खड़े नजर आ रहे हैं अडानी के साथ में, ऐसा विपक्ष का आरोप है समिता जी। तो ये चीज़ें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं, और मुझे लगता है कि इससे सिर्फ बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की छवि खराब नहीं हो रही है, ये भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है कि भारत का प्रधानमंत्री किस तरीके से एक पूंजीपति के समर्थन में खड़ा हुआ है। आप देखिए अमेरिका में भी चुनाव हुए, एलन मस्क ने खुलकर प्रचार किया डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन इस तरीके के आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर भी नहीं लग रहे हैं जिस तरीके के आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर अडानी को लेकर लग रहे हैं। बिल्कुल।
तो अगर इतनी इच्छा है अडानी की राजनीतिक तरीके से रहने की, तो खुलकर आए नरेंद्र मोदी के समर्थन में, जैसे नरेंद्र मोदी अडानी के समर्थन में खुलकर खड़े हुए। अडानी भी खुलकर कहें कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी की वो फंड करेंगे। एलन मस्क ने तो किया, चंदा भी जुटाया ट्रंप के लिए, तो अडानी भी करें खुलकर, दिक्कत क्या है? अगर आप जो है एलन मस्क बनना चाहते हैं और आपकी इच्छाएं वही हैं तो बनिए, रोक कौन रहा है आपको? लेकिन खुलकर कीजिए जो भी करना है। अडानी को भी खुलकर करना चाहिए, नरेंद्र मोदी तो खुलकर कर ही रहे, अडानी के साथ समर्थन में खुलकर खड़े हुए, लेकिन अडानी को भी खुलकर नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। जब विपक्ष इतने तरीके से हमलावर है नरेंद्र मोदी पर, अडानी को लेकर, तो अडानी खुलकर नरेंद्र मोदी के बचाव में क्यों नहीं उतरना? सवाल तो ये भी है। अडानी भी खुलकर अब नरेंद्र मोदी के बचाव में कहें कि हाँ हम दोनों एक हैं, आप कह रहे हैं एक हैं तो हाँ बिल्कुल हाँ एक हैं, कहें अडानी भी खुलकर। तो बीजेपी को अडानी से भी सवाल करने चाहिए कि भाई आपकी वजह से नरेंद्र मोदी पर इतने हमले हो रहे हैं, पूरी बीजेपी कटघरे में खड़ी हुई है, देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है, तो अडानी खुलकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? जी, तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर उठ रहे हैं शर्मिष्ठा जी। तो इस पर अडानी का भी पक्ष आना चाहिए, मुझे लगता है उनको खुलकर आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज खड़गे और धनखड़ साहब के बीच में जो हुकताक हुई है राज्यसभा में, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। और ये साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं कि इतना पक्षपाती जो है पूरे अपने जीवन में नहीं देखा गया चेयरमैन जितने जगदीप धनखड़ हैं। तो जगदीप धनखड़ को सोचना चाहिए कि उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, चले जाएंगे, जरूरी नहीं है कि उनको राष्ट्रपति बनाए नरेंद्र मोदी। उसके बाद फिर इतिहास किस तरीके से जगदीप धनखड़ को याद रखेगा? नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से याद रखेगा वो तो रखेगा ही, लेकिन जगदीप धनखड़ को थोड़ी चिंता अपनी भी होनी चाहिए कि उनको इतिहास जो है वो किस तरीके से याद रखेगा। सर जी बिल्कुल, उनका हाथ जोड़े, मोदी जी के सामने हाथ जोड़ने वाली मुद्रा बहुत तरह तरह से सामने आ चुकी है, उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। और यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम न ले, लेकिन जो आसंदी है उसका जो सम्मान है वो बचा रहना चाहिए। ये चिंता भी बीजेपी के लोग या बीजेपी ने जिन लोगों को वहां पर बैठाया है वो लोग इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। और सारी चिंताएं इनका केवल एक जगह आकर टिक रही है, वो है गौतम अडानी की किसी भी तरह उनको बचाया जाए। और गौतम अडानी को बचाने के लिए सबसे आसान टारगेट इनको मिलते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्योंकि गांधी परिवार को बदनाम करें तो बीजेपी के लिए लगता है कि उसका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अब वैसा मामला नहीं रहा, क्योंकि अब अकेले गांधी परिवार जो है वो अपने बचाव में या कांग्रेस उनके बचाव में खड़ी नहीं होती, बल्कि इस समय इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो है वो भी उनका बचाव करते हुए दिख रहे हैं। और बचाव यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत है तो आप उसकी जांच कराइए, लेकिन आप संसद को क्यों बाधित कर रहे हैं? संसद को बाधित करना, जिस तरीके से मोदी सरकार पर ये सवाल उठ रहे हैं, इसमें बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। संजय राउत और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उन लोगों ने भी आज इस पर अहम बातें कही। क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने, पहले उसको सुनते हैं फिर संजय राउत की बात सुनते हैं। ये जो सदन में कार्रवाई नहीं होने दे रही है, ये पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष नहीं करने दे रहा है। सत्ता पक्ष ऐसे मुद्दों को उठा रहा है जो देश हित के मुद्दे नहीं हैं। ये ऐसे भ्रम फैला रहा है जो देश के हित में नहीं है। मैं अभी भी कहूंगी कि ये जो अडानी के दलाल बनकर और अडानी के प्रवक्ता बनकर रोक रहे हैं सदन की कार्रवाई को, अब इन्वेस्टिगेशन की मांग हम करें कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो हजारों करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है वो क्या इनके जेबों में गया है जिस वजह से ये लोग उनको बचाव कर रहे हैं। गंभीर आरोप प्रियंका चतुर्वेदी के कि अब हम इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे, क्योंकि जो आरोप लगे थे कि अडानी ने उनके लोगों ने रिश्वत दी भारतीय अधिकारियों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हासिल करने के लिए, अमेरिकी निवेशकों के हित को भी दांव पर लगाया। तो अब प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ ये पूछ रही हैं कि जो हजारों करोड़ की रिश्वत अगर गई है तो क्या वो बीजेपी के खाते में भी गई है क्या? तभी ये लोग इस मुद्दे पर चर्चा करने से बच रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये मांग विपक्ष उठाएगा, ये ऐलान आज हो गया है। यानी बीजेपी को आने वाले वक्त में भी मतलब उसको सावधान होना चाहिए कि अभी इतनी जल्दी उस पर से उसको राहत नहीं मिलेगी। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनते हैं। आगे किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक ठीक ठाक चला था बट फिर से अडानी मुद्दा आ रहा है। ये अडानी मुद्दा रहेगा जब तक मोदी जी और शाह जी है सरकार में, बीजेपी है सत्ता में, तब तक अडानी का मुद्दा रहेगा। क्योंकि ये सरकार जो है अडानी जी के लिए चल रहा है, गौतम अडानी के लिए चला रहे हैं, जनता के लिए, हाँ देश के लिए नहीं चला रहे। सिर्फ अडानी को फायदा होना चाहिए, इसलिए ये सरकार चल रही है। तो ये मुद्दा उठेगा। आज भी पार्लियामेंट के गेट के बाहर हमारा धरना आंदोलन होगा
राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब लोग वहां जमा हो गए और सदन में भी उठेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि संविधान के ऊपर जो चर्चा है दोनों सदनों में, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत से मुद्दे उठेंगे। अमरेंदु जी, यहाँ पर शिवसेना के दोनों सांसद और उधर आरजेडी सांसद ने भी उन्होंने कहा, फिर रामगोपाल यादव सपा के सांसद उन्होंने भी कहा कि सोनिया गांधी पर आरोप लगाने का सीधा मतलब है कि बीजेपी जो है वो ध्यान भटका रही है, उसके पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि बीजेपी ने अगर ये सोचा होगा कि आप बोलो अदानी तो हम बोलेंगे जॉर्ज सोरोस, तो हम इस तरह से अपना बचाव कर लेंगे। क्या ये मामला इतना सीधा साधा है? और क्या जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर, ओसीसीआरपी का नाम लेकर ये सब करके बीजेपी ने खुद को बहुत बुरी तरह फंसा लिया है? एक अकेले अदानी के चक्कर में अभी तक एक मोदी बीजेपी पर भारी पड़ रहे थे, अब क्या अदानी जो है ये पूरे देश पर, बीजेपी पर, संसद पर, सब पर भारी पड़ गए? क्योंकि जो राहुल गांधी का जो नाटक था उसमें एक बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, वो बोला पार्लियामेंट को छोड़ देना कम से कम, तो उन्होंने बोला वो सोचते अभी। तो ये जो पार्लियामेंट भी बच नहीं रही है, क्या कुछ लग रहा है आपको बीजेपी पर पूरी तरह भारी पड़ चुके हैं अदानी? निश्चित तौर पर समिता जी, बीजेपी पर पूरी तरीके से अडानी भारी पड़ चुके हैं। और जो सवाल उठा रही थी प्रियंका चतुर्वेदी, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल ये है कि आखिर इस देश में ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो मोदी जी के मित्र अडानी जी से रिश्वत ले सकते हैं? समिता जी, बहुत तेजस्वी अधिकारी होंगे वो तो फिर। तो अगर रिश्वत गई है तो फिर उन अधिकारियों के नाम आने चाहिए। अगर नहीं गई है तो फिर इसका मतलब कि वो अमेरिकी निवेशकों के साथ छल हुआ, ये तो पक्का है। तो क्या वो बीजेपी के खाते में गया है? क्या हरियाणा के चुनाव उसी पैसे से लड़े गए? क्या महाराष्ट्र के चुनाव उसी पैसे से लड़े गए? ये जो आरोप लग रहे हैं, तो इस तरीके के जो आरोप हैं इसकी जांच होनी चाहिए। ये प्रियंका चतुर्वेदी और इंडिया गठबंधन का साफ तौर पे कहना है। यही बीजेपी की असली मुसीबत है कि अगर ये जांच होगी तो उसमें विपक्ष का जैसा आरोप है कि उसमें मोदी खुद फंस जाएंगे और बीजेपी खुद फंस जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी भी कह रहे थे कि क्या आप समझते हैं कि वो अपनी जांच करा लेंगे? अडानी की जांच होगी तो उसमें मोदी की जांच होगी, उसमें बीजेपी की जांच होगी, तो फंस जाएंगे। अपनी जांच कौन कराएगा? तो ये सवाल है। तो इन सवालों पे बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है। और ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर अडानी ने रिश्वत दी है तो किन अधिकारी को दी है? बीजेपी उन अधिकारियों को दंडित करना क्यों नहीं चाहती? उन अधिकारियों को भी क्यों बचा रही है? चलिए ठीक है, आप अडानी को बचाने समझ में आता है, अडानी आपके मित्र हैं, लेकिन जिन अधिकारियों ने रिश्वत ली है उन अधिकारियों के नाम क्यों नहीं आ रहे सामने? उनको आप क्यों नहीं गिरफ्तार करते उन अधिकारियों को जिन अधिकारियों ने रिश्वत ली है? और अभी तक कहा जाता है साहब वो जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी वहाँ आंध्र में, और वहाँ डीएमके की सरकार थी। दोनों की तरफ से स्पष्ट आ चुका कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ अडानी का साथ में। अडानी का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो हुआ है सोलर एनर्जी का जो कॉरपोरेशन है भारत सरकार का, उसके साथ, यानी मोदी जी के साथ हुआ है, मोदी सरकार के साथ हुआ है। तो रिश्वत जो गई है वो केंद्र सरकार के जो विभाग हैं उनको गई है, वहाँ दिया गया। अब वहाँ रिश्वत किसने ले ली है? अगर मोदी जी के किसी मंत्री ने भी रिश्वत दी है तो काहे बचा रहे हैं मोदी जी उसको? अब ये तो साफ है कि रिश्वत गई है, क्योंकि अमेरिका में इसकी बाकायदा जांच हुई है, एफबीआई ने उस पर वारंट जारी किए हैं, अदालत ने किए हैं। अगर नहीं है तो उनके वकीलों ने जो बात की, जो दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि वो उनके वकीलों ने जो बात की अडानी के, वही बातें आकर मोदी सदन के अंदर बता दें। तो मोदी सदन के अंदर आकर ये बताने से क्यों घबरा रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। तो इसमें अब सरकार घिरी हुई नजर आती है। और जाहिर सी बात है कि अडानी का मसला एक बड़ा मसला बन चुका है और सरकार को इससे बचने का कोई सुझाव, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, और इसीलिए लगातार सदन को स्थगित किया जा रहा है। जी, सदन को स्थगित किया जा रहा है। मोदी सदन में हाजिर ही नहीं हो रहे हैं। विपक्ष आवाज लगा रहा है, बाहर साफ साफ चिल्लाकर बोल रहा है कि मोदी सदन में आओ, हाजिर हो, लेकिन मोदी फिर भी नहीं आ रहे। हो सकता है कोई विवेक अग्निहोत्री जैसे कोई फिल्मकार जो है ये बना दे, अडानी फाइल्स जैसी कोई फिल्म बना दे और उसमें दिखा दे कि कैसे संघर्ष से एक उद्योगपति जो है वो आगे बढ़ा और कैसे उसने देश दुनिया पर राज कर लिया। और हो सकता है उसकी स्क्रीनिंग हो संसद में, तो मोदी जी जरूर संसद में आएंगे। लेकिन फिलहाल संसद के बाहर जो चल रहा है, अब नुक्कड़ नाटक करने की नौबत आ गई है विपक्ष को। और विपक्ष जो है इस तरह के हथियार, मतलब जैसे अब राहुल गांधी लगातार लोगों से कनेक्ट कर ही रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और राहुल गांधी का ये जो जज्बा है, जो पूरे विपक्ष का जज्बा है, जो इंडिया गठबंधन की इस समय एकजुटता, जिसको बीजेपी बहुत ताक में बैठी हुई है कि कब इसमें जरा भी दरार दिखे और वो इसका फायदा उठाए, लेकिन खुद ही बीजेपी ऐसे मुद्दे परोस दे रही है विपक्ष के सामने कि आप सब लोग एकजुट होकर हम पर हमलावर हो जाओ। तो कुल मिलाकर इस समय बीजेपी एक अकेले अडानी को बचाने के चक्कर में अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रही है और देश को भी उसने दांव पर लगा दिया है।
और संसद जहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें बंधी हुई थी कि यहाँ पर कोई चर्चा होगी, कोई सार्थक इसका नतीजा निकलेगा, वहां पर जो आसंदी पर बैठे दोनों लोग, उनके हाथों में जो संसद की प्रतिष्ठा है वो भी धूमिल होती दिखाई दे रही है। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। तो अमलेंदु जी फिलहाल आज इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।